हाय फ्रेंड्स। मुगल काल के बारे में हमने पढ़ रहे थे, जो इतिवृत्ति शासक और इतिवृत्ति चैप्टर है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट शुरू करेंगे जो 7वें पॉइंट से शुरू हो रहा है। पॉइंट है शाही परिवार। आप बहुत बार सुने हो हरम के बारे में कि मुगल काल में हरम एक जगह था जहाँ पे स्त्रियाँ रहती थी, ठीक है। तो उस हरम का मतलब क्या होता है, हरम शब्द का प्रयोग क्या होता था। हरम शब्द का तात्पर्य होता है पवित्र स्थान। हरम शब्द किससे लिया गया है, तो हरम शब्द फारसी से लिया गया है, ठीक है। हरम शब्द का प्रयोग मुगलों के लिए किस रूप में किया जाता था, तो हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए किया जाता था। मुगल परिवार में जो ये हरम में कौन कौन से लोग रहते थे, तो मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां हैं, उपपत्नियां हैं, उसके नज़दीकी हैं और दूर के रिश्तेदार हैं। वह महिलाएं हैं, परिचारिकाएं हैं तथा गुलाम होते थे। दूर के रिश्तेदार में माता है, सौतेली है, वह उपमाताएं हैं, बहन है, पुत्री है, बहू है, चाची है, मौसी है। ये सब स्त्रियाँ कहाँ रहती थी, हरम में रहती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में विवाह में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। मेन रूप से शासक वर्ग में यह तो व्यापक रूप से देखने को मिलती थी। विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था, किसके बीच में, मुगलों और राजपूतों के बीच में। ये राजपूतों और मुगलों में विवाह होता था, तो इसमें विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्रायः एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। यानी कि मुगल बंधुता का जो एक स्वरूप दिखाई देता है अकबर के काल में, तो यह बहुत ज़्यादा ही दिखाई देता है। तो इसका मेन कारण क्या था, तो विवाह था इसका मेन कारण। इसके वे महत्वपूर्ण वर्ग से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य में इकट्ठा रखने में मदद मिली। मुगल काल में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो उनको बेगम कहा जाता था। और जो मुगल काल के शाही परिवार से नहीं आती थी, जो अन्य स्त्रियाँ आती थी, उनको क्या कहा जाता था, अगहा कहा जाता था। जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ होता था, उनको क्या कहा जाता था, अगहा कहा जाता था। बेगमों और अगहा स्त्रियों में क्या किया जाता था, अंतर रखा। शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो मेहर शब्द का प्रयोग दहेज के लिए हुआ है। जो स्त्रियां विवाह करके आती थी, आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं से तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों को क्या कहा जाता था, अगाचा कहा जाता था। तो राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों की स्थिति सबसे निम्न थी। इन सभी स्त्रियों को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं था। यदि पति को इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो, तो अगहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। देखेंगे, पूछेगा कि 3 इस तरह की स्त्रियों के बारे में जानकारी मिली। एक बेगम जो होती थी, जो शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां थी, और एक स्त्री होती थी अगहा। यानी पहले स्थान पे बेगम होती थी, दूसरे स्थान पे अगहा होती थी और तीसरे स्थान पे अगाचा होती थी। बेगम जो होती थी वह शाही परिवार से आने वाली स्त्री थी। अगहा जो थी वह जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ होता था, ठीक है। अगाचा जो थी वह राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं में सबसे निचले क्रम पे होती थी, उसको क्या कहा जाता था, अगाचा कहा जाता था। पत्नियों और महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुण तथा बुद्धिमत्ता के लिए अलग अलग कार्यों के संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाले महिलाओं के एजेंट होते थे। गुलाम हिजड़े को क्या कहा जाता था, ख्वाजासर कहा जाता था। गुलाम हिजड़े को क्या कहा जाता था, ख्वाजासर कहा जाता था। मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना कब से शुरू किया, तो जब नूरजहां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की 2 पुत्रियां थीं, रोशन आरा और जहां आरा, और इन दोनों को शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इन सब के अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, वहां से राजस्व प्राप्त होता था। जब इस तरह से संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जैसे जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया था। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारवां सराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो शाहजहानाबाद का हृदय स्थल चांदनी चौक को कहा जाता है। और उस चांदनी चौक की रूपरेखा किसने बनाई थी, तो जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। हुमायूंनामा का लेखन किसने किया था, तो हुमायूंनामा का लेखन गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था। हुमायूंनामा से किसकी जानकारी मिलती है, तो हुमायूंनामा से मुगलों के घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। एक ऊपर उसमें दिया था कि जब दारा सिकों का शादी हो रहा था, उस टाइम उसका विवरण हमें किस में मिलता है, तो बादशाहनामा में मिलता है। गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी तथा अकबर की चाची थी। गुलबदन किस भाषा में लिखती थी, तो गुलबदन तुर्की तथा फारसी दोनों भाषाओं में वो धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपने चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्करण को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन बेगम ने अपना जो लिखा था हुमायूंनामा, उसमें किन किन बातों का वर्णन किया था, तो उसमें
किया था कि मुग़ल बादशाह की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में लिखा गया है। अब बात करेंगे शाही नौकरशाही के बारे में। शाहजादे सलीम का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजादे सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। अकबरनामा में शाहजादे सलीम के जन्म का फतेहपुर सीकरी में जो जन्म हुआ था उसका चित्र किसने बनाया था? तो उसका चित्र रामदास ने बनाया था। यानी शाहजादे सलीम के जन्म का चित्र किसने बनाया था? तो रामदास ने बनाया था। मुग़ल इतिहास विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह एकमात्र बादशाह में निहित होती थी, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। किंतु मुग़ल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान में रखकर देखें तो मुग़ल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ किस अधिकारियों दल का होता था? तो मुग़ल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ एक वर्ग का होता था जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता था। अभिजात वर्ग में भर्ती किसकी होती थी? तो अभिजात वर्ग में भर्ती नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुग़लों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े रहते थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुग़ल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूहों राजपूत व भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। यानी कि भारतीय मूल के 2 शासकीय समूह जिसमें राजपूत व भारतीय मुसलमानों ने मुग़लों की शाही सेना में प्रवेश कब किया था? तो 1560 ईस्वी में प्रवेश किया था। इनमें से नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा बहारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। यानी कि मुग़लों की सेवा में सबसे पहला व्यक्ति शामिल होने वाला राजपूत कौन था? तो अम्बेर का राजा बहारमल कछवाहा था। बहारमल कछवाहा की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अकबर के साथ हुआ। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों का भी सदस्यों की भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का, जो खत्री जाति का था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। यह किस जाति का था? तो यह खत्री जाति का था। ईरानियों को उच्च पद किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो ईरानियों को उच्च पद जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त हुआ। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी कौन थी? जो ईरानी थी। तो जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां थी, जो ईरानी थी। राजपूतों को उच्च पदों पर किसने नियुक्त किया था? तो राजपूतों को उच्च पदों पर औरंगजेब ने नियुक्त किया था। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, लेकिन उसके बाद भी उसके शासन में अधिकारी जो थे, अधिकारियों के समूह मराठों जो कौन सी सबसे ज़्यादा संख्या में थे? तो मराठे सबसे ज़्यादा संख्या में थे। मुग़ल काल में जो सरकारी अधिकारी के दर्जे और पद थे उनमें 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे थे, एक था जात और दूसरा था सवार। जात क्या कहलाता था? जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी या मनसबदार कहलाता था। जात जो होता था वह शाही पदानुक्रम में अधिकारी या मनसबदार कहलाता था, उसके पद और वेतन का सूचक था। और सवार यह सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। 17वीं शताब्दी में कितने जात वाले मनसबदार अभिजात कहे गए? तो 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात कहे गए। मनसब प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसब प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और अपने अभिजात वर्ग में कुछ लोगों को शिष्य या मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज़ प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था उसे मनसब प्रदान किया जाता था। काल में उच्चतम वेतनदाता किसको कहा जाता था? तो मीर बख्शी को। मीर बख्शी जो था वह उच्चतम वेतन पाता था। मीर बख्शी क्या था? मीर बख्शी खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा रहता था। यानी बादशाह के दाएं ओर खड़ा होने वाला कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बादशाह के दाएं ओर कौन खड़ा होता है? तो बादशाह के दाएं मीर बख्शी खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। मीर बख्शी के पास उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। मीर बख्शी का जो कार्यालय था वह मीर बख्शी की मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे। एक था दीवान ए आला, जिसे वित्त मंत्री कहा जाता था। वित्त मंत्री के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? दीवान ए आला। दीवान ए आला वित्त मंत्री। आला रे आला, आला रे आला वित्त मंत्री आला, आला रे आला वित्त मंत्री आला, दीवान ए आला। दूसरा था सद्र उस सुदूर। सद्र उद सुदूर क्या कहलाता था? मदद एमास अथवा अनुदान का मंत्री कहलाता था। सद्र उस सुदूर क्या कहलाता था? मदद एमास अथवा अनुदान का मंत्री। और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी कौन था? सद्र और उस सुदूर था। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन्हें तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया।
जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मॉन्सेरेट किसके दरबार में रुका था? तो जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मॉन्सेरेट अकबर के दरबार में रुका था। यह अकबर के बारे में क्या उल्लेख करता है? तो लिखता है कि सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है, जैसे कि वे उसके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल जो दरबार में नियुक्त था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको तैनात ए रकाब कहा जाता था। मोस्ट क्वेश्चन है कि तैनात ए रकाब किसे कहा जाता था? तो तैनात ए रकाब उसे कहा जाता था जो दरबार में नियुक्त अभिजात होते थे। यानी दरबार में नियुक्त अभिजात को क्या कहा जाता था? तो तैनात ए रकाब कहा जाता था। अभिजात जो दरबार में नियुक्त अभिजात थे उनका काम क्या था? तो उनका काम था कि उन्हें किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते थे। अगला पॉइंट है कि सूचना तथा साम्राज्य। दरबारी लेखकों, जिसे वाकिया नवीस कहा जाता था, दरबारी लेखकों को क्या कहा जाता था? वाकिया नवीस कहा जाता था। दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण कौन करता था? तो दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण मीर बख्शी करता था। दरबारी लेखक वाकिया नवीस जो होते थे उनका क्या कार्य था? तो उनका कार्य था कि दरबार में जो प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियां और दस्तावेज तथा शासकीय आदेश जैसे फरमान का लेख तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील दरबार की बैठकों, प्रहर पहर की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि क्या कहलाते थे? वकील कहलाते थे। क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील कहलाते थे। दरबार की बैठकों का क्या कहा जाता था? पहर कहा जाता था। ठीक है, तो अर्थ यह हुआ कि अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि दरबार की बैठकों की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार यानी कि अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला शीर्षक उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार में उपस्थिति, पदों और पदवियों का ज्ञान, राजनयिक शिष्टमंडलों का ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ। राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए यह सूचनाएं बहुत उपयोगी होती हैं। समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक क्षेत्र से दूसरे छोर तक जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों, कसीद अथवा पथमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। अब है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। मुगल काल के प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करें तो केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था, यानी कि केंद्र को किस में बांटा गया था? प्रांतों के जिम्मे लगाया गया था। प्रांतों में भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ होते थे। इसमें कौन कौन से होते थे? दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। ठीक है, यानी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप यहाँ भी अधीनस्थ होते थे दीवान, बख्शी और सद्र। जैसे वहाँ पे मीर बख्शी था, दीवान ए आला था जो वित्त मंत्री था, तीसरा था मदद ए मास, सद्र उस सुदूर कहा गया था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दीवान है, बख्शी है और सद्र है। प्रांतीय शासन का प्रमुख कौन होता था? तो प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर, जिसे सूबेदार कहा जाता था, गवर्नर और सूबेदार होता था, जो सीधे बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता था, यानी केंद्र हो गया, केंद्र के बाद प्रांत हो गया, प्रांत जो जिसे सूबा भी कहते हैं, सूबा कई सरकारों में बटा होता था। अक्सर सरकार की सीमाएँ फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। ठीक है, यानी कि जो सूबा के बाद सरकार था तो सरकार की जो सीमा होती थी वह फौजदार के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदार को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। यानी कि जो सरकार होती थी, सरकार में किसको रखा जाता था? तो सरकार के इलाकों में फौजदार को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। सरकार के नीचे परगना होता था, जिसे उपजिला कहा जाता था। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 लोगों द्वारा की जाती थी, जो अर्धवंशानुगत अधिकारियों द्वारा की जाती थी। उसमें कौन कौन से थे? पहला कानूनगो था, दूसरा चौधरी था, तीसरा काजी द्वारा की जाती थी। कानूनगो जो था वो राजस्व आलेख का रखवाला था, चौधरी जो था वो राजस्व संग्रह का प्रभारी था, और काजी शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह होता था, जिसे लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। यानी ग्राम लेखा के लिए किसका प्रयोग होता था? तो स्थानीय भाषा का प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है। इस प्रक्रिया का तनावमुक्त रहना असंभवशाही था। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे। अगला पॉइंट है सीमाओं के परे। इतिवृत्त के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा
धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत है शहंशाह। शहंशाह का अर्थ क्या है? राजाओं का राजा। अन्य सामान्य पदवियाँ जैसे जहांगीर का अर्थ है विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व पर कब्जा करने वाला। शाहजहाँ का अर्थ क्या है? विश्व का राजा। शाहजहाँ विश्व का राजा। जहांगीर विश्व पर कब्जा करने वाला। शहंशाह राजाओं का राजा। जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियाँ शामिल हैं। मुगल बादशाहों के अभिजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने के लिए इतिहासकार प्रायः इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनयिक रिश्तों और संघर्ष का विवरण देते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का पता चलता है। बात करेंगे सफावी और कंधार के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए किस पर्वत को पार करना पड़ता था? तो हिंदुकुश पर्वत को पार करना पड़ता था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियां, विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचा जा सकता है। सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ कौन था? तो सफावियों और मुगलों के बीच झगड़ों का जड़ कंधार था। कंधार का किला नगर आरंभ में किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो आरंभ में हुमायूं के अधिकार में क्षेत्र में था, जिसे अकबर ने पुनः कब जीता था? तो अकबर ने इसे 1595 ईस्वी में जीत लिया था। यानी कंधार को अकबर ने कब जीता था? तो कंधार को अकबर ने 1595 में जीत लिया था। सफावी जो थे वह दरबार में मुगलों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे, लेकिन कंधार पर दावा करते रहे। वो जहांगीर ने किसके नेतृत्व में एक दल भेजा था? कहाँ पे भेजा था? सफावी के। जहांगीर ने एक दल को भेजा था सफावी अब्बास के दरबार में। अब्बास के दरबार में एक दल को भेजा था कि कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। तो कब भेजा था? तो 1611 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? 1613 में भेजा था। शाह अब्बास के दरबार में भेजा था कि कंधार को मुगलों के क्षेत्र में ही रहने दिया जाए, मुगलों के अधिकार में रहने दिया, लेकिन उसने मना कर दिया था। फारसी सेना ने कंधार पर घेरा कब डाला था? तो फारसी सेना ने कंधार पर घेरा 1622 ईस्वी एक शीत ऋतु में डाला था। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े थे। ठीक है, यानी कि मुगल सेना वहाँ भी हार गई और उसे किला तथा नगर सफावियों को देने पड़ गए। जहांगीर ने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को चित्र में उतारने के लिए किसे कहा था? तो अबुल हसन को कहा था। इस दृश्य में दो शासक थे, एक जहांगीर व सफावी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। दोनों ही राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाक में किया गया। शाह की आकृति 1613 में मुगल राजदूत वर्ग के साथ ईरान गए बिशनदास द्वारा बनाए गए चित्रों पर आधारित है। इससे इस दृश्य को, जो कि काल्पनिक है क्योंकि दोनों शासक कभी आपस में मिले ही नहीं थे, एक तरीके की प्रामाणिकता मिली थी। यानी कि जब जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अपने राजदूत को भेजा था कहाँ पे? सफावियों के पास, शाह अब्बास के पास। उस राजदूत का नाम क्या था? तो उस राजदूत का नाम था बिशनदास। उसने ही यह चित्र बनाया था। उसी के चित्रों पर आधारित किसने फिर बनाया? अबुल हसन ने बनाया था। अगला पॉइंट है ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें तीर्थ यात्रा और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्र में व्यापारियों व तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखा जा सके। यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित देता था। इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्मस्थलों पर फकीरों में दान बांट देता था। हालांकि औरंगजेब जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसे ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिक विवरणों से हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि यूरोप को भारत के बारे में जानकारी किसके द्वारा हुई? तो जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिक के विवरणों से हुई थी। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत हैं। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में सबसे पुराने वृत्तांत कौन है? तो जेसुइट वृत्तांत हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगर में व्यापारिक केंद्र का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल कहाँ भेजा था? तो गोवा भेजा था। पहला जेसुइट शिष्टमंडल कहाँ पे आया था? तो पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी में आया था। कब आया था? 1580 ईस्वी में। और यहाँ पे कितने वर्षों तक रहा? तो 2 वर्षों तक रहा। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल भेजे गए थे। यानी लाहौर के मुगल दरबार में
दो और शिष्टमंडल कब भेजे गए थे? तो 1591 में और 1595 में भेजे गए थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले शिष्टमंडल कहाँ पे आते हैं? फतेहपुर सीकरी में आते हैं। कब आते हैं? 1580 ईस्वी में आते हैं। कितने साल तक रहते हैं? 2 साल तक रहते हैं। ठीक है, और लाहौर में मुगल दरबार में कितने बार शिष्टमंडल भेजे गए थे? 2 बार भेजे गए थे। कब कब? 1591 में और 1595 में। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है। यानी जेसुइट विवरण किस पे आधारित है? तो व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है। वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफ़ी नज़दीक स्थान दिया जाता था। वे उसके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय में अक्सर उसके साथ होते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों को दी गई की पुष्टि करता है। ठीक है, एक बात इसमें यहाँ दिया है, देखते हैं कि पहले जो जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मोन्सेरेट था। कौन था? मोन्सेरेट था। वो अपने अनुभवों को विवरण करता है। वो कहता है कि अकबर से भेंट करने की इच्छा, उससे भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कितनी सुलभ है, इस बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। अगला पॉइंट है औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया था, उससे वह बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। इससे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल में प्रकाश में समझा जा सकता है। मोन्सेरेट ने टिप्पणी की, राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैन, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शीग्राही रूप की ओर बढ़ा। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व और अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता था। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्य जो थे, उनके प्रति अकबर ने अच्छा व्यवहार किया। इससे वो लोग बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। यानी कि ईसाई धर्म सिद्धांतों में जब अकबर ने दिखाया कि हम आपके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, तो उनके इस विचार को ईसाइयों ने क्या कहा, ईसाई धर्म के जो सिद्धांतकार थे उन्होंने उनके बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। उनको लगा कि अकबर धर्म परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा जा सकता है। मोन्सेरेट ने टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया है। हरम में होम का मतलब क्या है? तो यहाँ अब्दुल कादिर बदायनी के मुंतखाब उत तवारीख में एक अंश दिया गया। यानी मुंतखाब उत तवारीख का लेखक कौन है? तो अब्दुल कादिर बदायनी है। मुंतखाब उत तवारीख का लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बदायनी है। तो एक उसने वर्णन दिया है कि एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायनी अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायनी जो था वो अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवावस्था में आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद की राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। यह ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा यानी आतिश परस्ती, अग्नि पूजा का अर्थ क्या होता है? आतिश परस्ती का अर्थ क्या होता है? अग्नि पूजा। आतिश मीन्स अग्नि और परस्ती मीन्स पूजा। तो ये धर्म क्रिया अग्नि पूजा से भी उत्पन्न हुई, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष यानी 1578 के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य व अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदरपूर्वक उठना पड़ा। दरबार में धार्मिक वाद विवाद करने वाला पहला जेसुइट शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो दरबार में धार्मिक वाद विवाद करने वाला पहला जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्काविवा था। कौन था? पारदे रुडोल्फ एक्काविवा था। बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि का तिमूरियों के परिवार संग्रह का हिस्सा बनना। तुर्की भाषा में लिखे गए संस्मरण किसी तरह एक तूफान से बचा लिया गया। कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा के लेखन की शुरुआत कब की गई थी? 1587 में। बाबरनामा के संस्करणों का बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद कब किया गया था? तो 1589 में। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य करना प्रारंभ कब हुआ? 1589 से 1602 ईस्वी तक। 1602 में अबुल फजल की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा नाम से अपना संस्मरण लिखना कब प्रारंभ हुआ? 1605 से 1622 ईस्वी तक। लाहौरी द्वारा बादशाहनामा के पहले 2 दफ्तरों का लेखन 1639 से 1647 नहीं भाई 1627 है। ये 1627 से 47 2 दशक 20 47 होगा, 39 नहीं है 27 है। मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिवृत्त लेखन की शुरुआत लगभग 1650 में। मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगीरनामा के नाम से संस्करण कब हुआ था? तो 1668 ईस्वी में।
द ग्रेट मुगल्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बैम्बर गैस्कोइने ने लिखा था। एपिसोड्स इन द लाइफ ऑफ अकबर किसने लिखा है? शिरीन मसूबी ने। दी मुगल्स ऑफ इंडिया ब्लैकबेल ऑक्सफोर्ड हरबंस मुखिया ने लिखा था। दी मुगल एम्पायर किसने लिखा है? दी मुगल एम्पायर जॉन एफ रिचर्ड्स ने। दी एम्पायर ऑफ द ग्रेट मुगल्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर